बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर टू लिक्विड्स, और उसका पार्ट जो है वो 7 हम करने जा रहे हैं। और इसके अंदर कौन सा टॉपिक हमारा मेन टॉपिक चल रहा है? वंडर वॉल्स फोर्सेस, और इसका पार्ट 5 जो है हम करने जा रहे हैं। ठीक है भाई। और वंडरवॉल फोर्सेस के अंदर हम सेकंड जो टाइप है वंडरवॉल फोर्सेस की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। और इसमें हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, वाटर की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे? उसकी वजह ये है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं वो कौन सा बॉन्ड है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है खुसूसियात। तो पानी की खुसूसियात जो हैं, पानी की जो क्वालिटीज़ हैं, उसका क्या ताल्लुक़ है उस पानी के अंदर मौजूद हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है भाई। तो कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं इस चैप्टर के, वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर पूरी प्लेलिस्ट 11th केमिस्ट्री की पिछले चैप्टर्स की, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, सारी वीडियोस चैप्टर इसकी फ़र्स्ट ईयर की देखनी है आपने, तो ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है यूट्यूब, इसके नीचे देखें लोगो बना हुआ है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक कीजिए, पेज खुल जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट आ जाएंगी। 18 से 20 जो है वो प्लेलिस्ट हैं। ठीक है। और पेज पे नॉर्मली पूरी प्लेलिस्ट शो नहीं होती है, डाउनवर्ड एरो अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इस पर आप क्लिक करते रहें तो मज़ीद सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की वीडियोस की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसमें वीडियोस मौजूद हैं। मैट्रिक बायोलॉजी 5 चैप्टर कंप्लीट्स वहाँ पे पढ़ें, उनके लेक्चर्स वो आप देख सकते हैं। न्यू बुक इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है। इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस 1 की प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें टेंसेस हैं और जो है वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वो मौजूद हैं। अपनी इंग्लिश मजबूत कर लीजिए। बेसिक्स आपकी अगर मैथमेटिक्स की वीक हैं तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देखिए। अपनी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए मैथमेटिक्स की। अगर आपकी केमिस्ट्री की बेस वीक है तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी मौजूद है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की, वो देखिए आप, तो आपकी केमिस्ट्री की बेसिक्स जो हैं वो अच्छी हो जाएंगी। ओल्ड बुक जो पुरानी बुक्स हैं 9 मैट्रिक की, सिंटेक्स बुक बोर्ड की केमिस्ट्री की, कंप्लीट लेक्चर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके लिखा हुआ है ओल्ड बुक। केमिस्ट्री, फिज़िक्स ओल्ड बुक और मैथमेटिक्स ओल्ड बुक की वीडियोस जो हैं उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। 1000 से ज़्यादा वीडियोस हैं। ठीक है। शॉर्ट्स की भी जो है वो प्लेलिस्ट मौजूद है। ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं। ये पेज कहाँ से शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, जो हम पेज नंबर 107 पे है ये। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। हमारे पढ़ने का, इन वीडियोस बनाने का तरीका अगर आपको समझना है, अगर आप नए आने वाले हैं, तो हम चलते हैं बुक के हिसाब से। बुक में जो हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, उनके हिसाब से हम चलते हैं। तो अब जो हम एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऊपर देखें, ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HB मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, to explain the properties of water, to explain the properties of water। यानी कि पानी की खुसूसियात अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें इन द लाइट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये वो टॉपिक है। इसके अंदर हमारे पास 6 के करीब टॉपिक हैं, बड़े अहम हैं। हाई स्पेसिफिक हीट पहला टॉपिक है। ठीक है। इसमें पहली प्रॉपर्टी जो है हाई स्पेसिफिक हीट,
ये पहली प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक हीट। उसके बाद फिर अगला है हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हाई डेंसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, हाई विस्कोसिटी ऑफ वाटर, हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि ये जो स्पेसिफिक हीट है, पानी की हाई क्यों है, बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का हाई क्यों है, डेंसिटी वाटर की हाई क्यों है, इसके अलावा विस्कोसिटी पानी की हाई क्यों है, और सरफेस टेंशन जो है वो पानी की वो हाई क्यों है, और पानी जो अजीब सा बर्ताव दिखाता है, अजीब सा बिहेवियर शो करता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो ये जो पानी का एनोमलस बिहेवियर है, अजीब सा बर्ताव है, ठीक है, ये कौन सा है, ये तो हम देखेंगे इसको। तो इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो पहले ये ज़रा आप हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसको तो बाद में देखें, पहले आप इस स्पेसिफिक हीट को समझ लें कि ये क्या होता है। अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट टू द पॉइंट, इसका मतलब ये है अमाउंट ऑफ हीट, हीट की मिकदार। टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, या इसको आसान लफ्ज़ों में टेम्परेचर की डेफिनेशन है डिग्री ऑफ हॉटनेस, क्योंकि कोल्डनेस कुछ नहीं होती, कोल्डनेस असल में हॉटनेस के कम होने का दूसरा नाम है, ठीक है। तो कोल्डनेस को आप कम हॉटनेस भी कह सकते हैं, बिल्कुल एक ही बात है। तो अगर आपको हॉटनेस को मेजर करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास क्या मेजरिंग टूल है कोई, बिल्कुल है। तो टेम्परेचर जो है वो आपका क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस आपको ये बताता है कि किस हद तक कोई चीज़ गर्म है। डिग्री ऑफ हॉटनेस, टेम्परेचर मतलब किस हद तक कोई चीज़ गर्म है। अब यहाँ पर ये बात हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस को जो है वो हम टेम्परेचर कहते हैं। तो हॉटनेस वर्ड किससे निकला है, हॉट से निकला है। कोई बॉडी हॉट कब होती है, जब वो हीट एब्जॉर्ब करती है, जब वो हीट एब्जॉर्ब करती है। समझ में आ गई बात आपको, हीट क्या है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। हम इसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन जो है वो कहते हैं स्टेट ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक शक्ल है, एनर्जी की एक शक्ल है, ठीक है। तो टेम्परेचर हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस, और हॉटनेस क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉट हो, गर्म हो, और क्यों गर्म है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, हीट को एब्जॉर्ब किया है। अब यहाँ 2 दर्जे हैं, ज़रा उनको समझिएगा। बिफोर सप्लाइंग हीट, बिफोर, आफ्टर, यानी कि हीट जो सप्लाई आप कर रहे हैं, आप हीट दे रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, चूल्हे पर रख के कोई चीज़ आप गर्म करना चाहते हैं, तो गर्म करने से पहले मिल्क को ले लें, मिल्क को, ठीक है, मिल्क को ले लें। तो आप दूध को जब गर्म करना चाहते हैं तो बिफोर हीटिंग उस दूध को हीट करने से पहले उसका टेम्परेचर है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, जो रूम टेम्परेचर होगा ना। अगर तो आपने उस दूध को फ्रिज में से नहीं निकाला, दूध बाहर खुले में रखा हुआ है, तो जो रूम का टेम्परेचर होगा वही एग्जैक्टली उस दूध का होगा। अभी आपने कोई हीट नहीं दी उसको, ठीक है। हम सपोज़ करते हैं यहाँ पर उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस वक्त 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये बात याद रखिएगा, ये इनिशियल टेम्परेचर है उसका। अभी आपने कोई छेड़छाड़ इस दूध के साथ नहीं की। अब आपने इस दूध को जो है वो चूल्हे पर रख दिया आफ्टर हीटिंग। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये जो आप बिफोर हीटिंग टेम्परेचर देख रहे हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, किसका, मिल्क का। तो इसका जो मिल्क का, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इस मिल्क का जो अभी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये तभी मुमकिन है जब इस मिल्क ने कुछ ना कुछ हीट का अमाउंट ऑलरेडी
एब्जॉर्ब किया हुआ है, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड, ऑलरेडी एब्जॉर्ब। वरना देखें ये तो मुमकिन ही नहीं है ना, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि टेम्परेचर का ताल्लुक किससे है, अमाउंट ऑफ हीट से। हीट एब्जॉर्ब कितनी, जितनी ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट हीट को एब्जॉर्ब करेगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अभी आपने इस दूध को गर्म नहीं किया है, तो अभी इसका जो मौजूदा टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये तभी दूध का 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ है जब इसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया हुआ है। अब जब आप इसको चूल्हे पर रखेंगे तो क्या होगा, आप इसको आफ्टर हीट, अब जब आप इसको चूल्हे पर रखेंगे, ठीक है, और चूल्हा जला देंगे, क्या होगा, हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी दूध के पास। दूध जो है उस हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। अब क्या होगा, डेफिनेटली दूध जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, दूध का टेम्परेचर बढ़ेगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 22 डिग्री होगा, 23 होगा, 24 होगा, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। जितना ज़्यादा अमाउंट जो है वो दूध एब्जॉर्ब करता रहेगा हीट को। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पर टेम्परेचर अब इसका कितना हो गया, टेम्परेचर इसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसीलिए हुआ है क्योंकि हीट इसने कुछ जो है वो एब्जॉर्ब कर ली है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर ली है इसने, और इस तरह इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। ये तो दूध की बात हो गई। आपने दूध की मिकदार पे गौर किया, दूध कितना था, आपने दूध की मिकदार पे गौर नहीं किया। अमाउंट ऑफ मिल्क, आपने इस पे गौर नहीं किया, क्या इससे फ़र्क पड़ता है? नॉर्मली दूध जो है क्योंकि लिक्विड है लीटर्स में लेना चाहिए, फॉरेन कंट्रीज़ में लीटर में ही लिया जाता है, लेकिन हम जो है वो किलो में बात करते हैं, क्योंकि किलो और लीटर तकरीबन मिलते जुलते ही पैमाने हैं। तो हमारी तरफ जो है इसको किलो में मेजर किया जाता है, kg। आपको पता है कि 1 kg 1000 ग्राम के बराबर है, 1 kg 1000 ग्राम के बराबर है। तो आप जो मिल्क, सपोज़ करें 1 kg मिल्क आपने जो अब रखा है चूल्हे के ऊपर, तो वो कितने ग्राम के बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है। अगर हाफ़ kg है 1/2, अगर हाफ़ जो है वो kg है तो इसका मतलब 500 ग्राम है। और अगर 1/4 kg दूध है, जिसको नॉर्मली हम 1 पाव दूध बोलते हैं, तो वो कितने ग्राम के बराबर है, वो 250 ग्राम के बराबर। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर हम दूध का 1 ग्राम लेते हैं, जस्ट 1 ग्राम, 1 ग्राम दूध। अब ये कहना तो बड़ा आसान है 1 ग्राम दूध ले लें, लेकिन ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नॉर्मली घर के अंदर ये बड़ा ही मुश्किल काम है 1 ग्राम दूध लेना। 1 ग्राम क्योंकि बहुत थोड़ी क्वांटिटी होती है, बहुत ज़्यादा थोड़ी। मैंने कंपैरिजन करके बताया ना आपको कि 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर है, आधा किलो 500 ग्राम के बराबर है, और 1 पाव जो है वो 250 ग्राम के बराबर है। 1 पाव हल्का सा वज़न होता है, ठीक है, 1/4 kg 250 ग्राम। अब 1 ग्राम अगर हम लें तो वो कितना हल्का वज़न होगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसको हैंडल करना ही आपके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन घर से निकल के ये काम लैब में बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। लैब में आपके पास सारे ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें आप 1 ग्राम क्या 1 मिलीग्राम भी ले सकते हैं, नैनोग्राम भी ले सकते हैं, माइक्रोग्राम भी ले सकते हैं। तो बहरहाल आपने 1 ग्राम ऑफ मिल्क जो है वो ले लिया, 1 ग्राम ऑफ मिल्क। अब आप मुझे बताइए 1 ग्राम ऑफ मिल्क का टेम्परेचर अभी क्या होगा, और अगर 1 kg मिल्क जो है किसी दूसरे बर्तन में पड़ा हुआ है, 1 kg मिल्क, उसका टेम्परेचर अभी मौजूदा क्या होगा। आपने हीट नहीं दी इसको, ठीक है। ये वाली जो बात थी बिफ़ोर और आफ्टर वाली,
ये तो मैं आपको समझा चुका। इसमें मैंने आपको बता दिया कि भाई हीट देने से पहले भी कोई ना कोई टेम्परेचर उसका होता है, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट हीट का होता है। फिर मैंने आपको ये बात बताई कि आपने जब हीट देना शुरू की तो फिर क्या हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ गया और मज़ीद अमाउंट ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, बिफोर हीटिंग भी उसके पास हीट मौजूद थी, इसीलिए उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, और आफ्टर हीटिंग उसके पास मज़ीद हीट आ गई है, इसीलिए उसका टेम्परेचर बढ़ गया। ये मैंने कंपैरिजन दिया था। अब ज़रा इस केस में इस बात को समझिए। तो अगर आपके पास 1 ग्राम जो है वो दूध है तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, उसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री ही होगा। ये बात जहन में रखिएगा। ठीक है, उसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री ही होगा। अब ये 1 ग्राम 1 डिग्री नहीं, सॉरी 1 ग्राम दूध का टेम्परेचर भी वही होगा जो कि रूम का टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो अगर आप जो है वो उस लैब के अंदर 1 केजी दूध रख दें ओपन में और 1 ग्राम दूध रख दें ओपन में, तो दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम होगा। ये बात याद रखिएगा। एक तरफ 1 केजी दूध है लैब में रखा हुआ, दूसरी तरफ आपने 1 ग्राम जो है वो रखा हुआ है दूध, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। ठीक है भाई, लेकिन अमाउंट ऑफ हीट दोनों में चेंज होगा। इस बात को ज़रा समझिएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट जो है दोनों में चेंज होगा। ये कंपैरिजन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्पेसिफिक हीट जो है वो टॉपिक अगर समझना है तो पूरी गहराई से समझें, क्योंकि आगे ये बार बार आएगा। अभी ये स्पेसिफिक हीट वाला टॉपिक जो है ना, ये बार बार आएगा। तो 1 केजी मिल्क है, बल्कि अब मिल्क को हटा के वाटर ले लेते हैं। 1 केजी वाटर है और 1 ग्राम वाटर है। इसका मौजूदा टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मौजूदा टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों अलग अलग रखे हुए। ठीक है, अब इसमें अमाउंट ऑफ हीट जो है क्या वो सेम होगा, नहीं, अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसमें अमाउंट ऑफ हीट कम होगा। इसमें अमाउंट ऑफ हीट मोर ज़्यादा होगा, इसमें अमाउंट ऑफ हीट लेस कम होगा। वजह क्या है इसके पीछे, वजह है इसके पीछे ये मास, वज़न, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है पानी का, 1 केजी है, इसलिए ये ज़्यादा जो है अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर होगा। ठीक है, और इसका मास जो है क्योंकि 1 ग्राम है, इसलिए इसके अंदर अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बहुत कम होगा। 1 केजी इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, ये भी मैंने आपको बात बता दी है। अगर आप जो है इसका 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर जो है अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड लेके आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर बड़ी आसान सी बात है, हम जो है वो हीट सप्लाई करेंगे। हम जो है वो हीट सप्लाई करेंगे, हम जो है हीट जो है वो देंगे किसको, 1 ग्राम पानी को। 1 ग्राम पानी को हम हीट देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री से 1 ग्राम वाटर का 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट है, अब ज़रा स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट टू रेज the temperature of 1 degree centigrade of 1 ग्राम मास। बस ये मैंने आसान सी डेफिनेशन आपको बता दी। तो स्पेसिफिक हीट क्या है, टू द पॉइंट। मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, आप बोलेंगे सर मार्कर है। कोई आपसे पूछता है भाई स्पेसिफिक हीट क्या है, आप बोलें भाई अमाउंट ऑफ हीट। तो आपसे पूछेगा क्या कोई सा भी अमाउंट ऑफ हीट होगा क्या हम उसको स्पेसिफिक हीट कह देंगे, आप बोलेंगे नहीं, ये वो अमाउंट ऑफ हीट है, ये हीट की वो मिकदार है
जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, जो कि आप सप्लाई कर रहे हैं, किसको? किसी भी ऑब्जेक्ट के 1 ग्राम मास को, किसी भी ऑब्जेक्ट के 1 ग्राम मास को आप जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, कब तक सप्लाई करनी है ये हीट? उस 1 ग्राम मास को, जब तक उस 1 ग्राम मास का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री बढ़ ना जाए, 1 डिग्री बढ़ ना जाए। समझ आ गई बात? दोबारा रिपीट कर दूं, स्पेसिफिक हीट क्या है? अमाउंट ऑफ हीट है, ठीक है। हीट की वो मिकदार जो कि आप सप्लाई कर रहे हैं किसी 1 ग्राम मास को, कि उसका टेम्परेचर, मौजूदा टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए। अब यहाँ पर इस केस में देख लीजिए, आपके पास 1 ग्राम वाटर था, उसका मौजूदा टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब आपने इसको हीट जो है वो सप्लाई करना शुरू की, आपने हीट जो है इसको सप्लाई करना शुरू की, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो आप इसको सप्लाई करेंगे कि ये 1 ग्राम वाटर जो है उसका टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। ये कहलाता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट। अब इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पर आप 1 ग्राम वाटर आपने ले लिया, सपोज्ड वैल्यू लेंगे, सपोज्ड वैल्यू 1 ग्राम मिल्क ले लें आप, इसका मौजूदा टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और आप चाहते हैं इसके मौजूदा टेम्परेचर को 21 डिग्री सेंटीग्रेड करना। कितना है? 1 ग्राम मिल्क है, 1 ग्राम मिल्क। आप क्या करेंगे? हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे। यूनिट ऑफ हीट्स जो हैं वो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, यूनिट्स ऑफ हीट। हीट क्योंकि जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसलिए हीट को हम जूल्स में भी लेते हैं और कैलोरी में भी लेते हैं। कैलोरी, कैलोरी स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है भाई, ठीक है ना, तो माफ़ कर दीजिएगा। कैलोरी, तो ये 2 यूनिट हैं। हम जूल की बात करते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर आपने 1 ग्राम मिल्क का बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया आपने? 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। आपने हीट जो सप्लाई की है इसको, अब वो कितनी सप्लाई की है? हीट को जो है वो हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट को कैपिटल Q से। तो यहाँ पर हीट जो आपने सप्लाई की है, सपोज़ करते हैं वो 400 जूल्स जो है वो आपने सप्लाई की है। तो आपसे अगर अब मैं मिल्क का स्पेसिफिक हीट पूछूं तो आप क्या कहेंगे? 400 जूल्स, क्योंकि यही वो अमाउंट है हीट का जो कि आपने 1 ग्राम मिल्क को प्रोवाइड किया है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया है। समझ में आ गई बात? और जब मैं आपसे पूछूं कि स्पेसिफिक हीट आप वाटर का बताएं, तो मैं आपसे इनडायरेक्ट वे में क्या पूछना चाह रहा हूं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मुझे वो अमाउंट ऑफ हीट बताएं जिससे 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो पानी जो है इसके लिए आपको जो है वो 600 जूल्स जो है वो हीट देनी पड़ रही है। 600 जूल्स जो है वो आपको हीट देनी पड़ रही है, तब जाके 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है। जबकि मिल्क को देखें, मिल्क के 1 ग्राम जो है वो मास को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर लाना है तो आपने कितनी हीट सप्लाई की है? 400 जूल। ये देखें, ये ज़्यादा है और ये कम है। बिल्कुल इसी तरह जितनी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हैं, गैस है, सॉलिड्स है, लिक्विड्स हैं, कितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब्सटेंस होनी चाहिए, यानी कि प्योर होनी चाहिए, किसी दूसरी चीज़ का मिक्सचर उसमें ना हो। तो उसका 1 ग्राम आप लेंगे और उसका मौजूदा टेम्परेचर 1 डिग्री अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो आपको पता लगेगा ये बात कि 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के 1 ग्राम मास के लिए आपको डिफरेंट जो है वो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। अगर यहाँ पर पानी के 1 ग्राम मास का टेम्परेचर राइज करना है तो 600 जूल्स आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। 1 ग्राम आप मिल्क का लेंगे तो उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको 400 जूल्स चाहिए। इसी तरह हनी है, इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ आप ले लें, उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री आपको राइज करना है तो फिर जितना अमाउंट आपको जो है वो हीट का चाहिए होगा तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। अब पानी का स्पेसिफिक हीट क्या है? हाई है दूसरों के मुकाबले में, दूसरे लिक्विड्स के मुकाबले में
पानी का स्पेसिफिक हीट जो है वो हाई है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको अगली बात समझ आएगी, वरना आपको अगली बात मेरी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए अगर अभी भी कहीं कोई गड़बड़ हो गई, रह गई है, तो दोबारा से पीछे करें वीडियो को और मेरी बात को ध्यान से सुनें, क्योंकि अब आपको अगली बातें समझ में आएंगी। ठीक है भाई, यहाँ मैंने क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम मास। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है भाई, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? अगर वाटर का स्पेसिफिक हीट जो है वो हाई है तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ये H2O पानी जो है, H2O से मतलब वाटर, डज नॉट वार्म और कूल रैपिडली, रैपिडली मतलब तेज़ी के साथ। थोड़ा टाइम लगेगा, पानी को गर्म होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, और पानी को ठंडा होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये दो बातें ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पानी को गर्म होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, पानी को ठंडा होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। कोई चीज़ गर्म क्यों होती है, कब होती है? जब वो हीट को क्या कर रही होती है। कोई चीज़ गर्म कब होती है? जब वो हीट एब्जॉर्ब कर रही होती है, हीट एब्जॉर्ब कर रही होती है। और अगर किसी चीज़ को गर्म करने में, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, किसी चीज़ को गर्म करने में अगर आपको थोड़ा वक्त लग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसके अंदर कैपेसिटी जो है, गुंजाइश जो है वो ज़्यादा है। उसके अंदर काफ़ी गुंजाइश है अपने अंदर हीट को रोक के रखने की। ठीक है, पानी की जो गुंजाइश है अपने अंदर हीट को रोक के रखने की वो ज़्यादा है। पानी जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने अंदर हीट को जो है वो रोक के रख सकता है। ठीक है, इसीलिए टाइम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए जब टाइम लगता है पानी को जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करने में, क्योंकि पानी के अंदर बहुत जगह मौजूद है। ठीक है, बहुत जगह मौजूद है हीट को अपने अंदर जगह देने के लिए, तो इसीलिए पानी जो है वो वार्म जो है, गर्म जो है होने में थोड़ा टाइम लगाएगा। ठीक है, और अब पानी जब एक दफ़ा गर्म हो गया, अब इसका रिवर्स देखें, अगर पानी को ठंडा होना है तो ठंडा होने के लिए क्या होगा? पानी में से हीट बाहर आएगी। अब जो पानी में से हीट बाहर आएगी तो उससे क्या होगा? वो भी स्लो बाहर आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट पानी ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है ना भाई। पानी ने हीट बहुत ज़्यादा अपने अंदर रोक के रख ली है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि स्लो हीट जो है वो बाहर आएगी। तो ये इसका रिज़ल्ट निकल रहा है कि अगर पानी का स्पेसिफिक हीट बहुत हाई है तो रिज़ल्ट क्या निकल रहा है? H2O डज नॉट वार्म और कूल रैपिडली। H2O जो है वो जल्दी जो है वो ना तो गर्म होता है और ना ही वो जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, इसका रिज़ल्ट ये निकल रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑन वेदर। जो बच्चे बोलते हैं ना एंट्री टेस्ट के अंदर बात, सर हमें पॉइंट में क्लियर नहीं हुआ एंट्री टेस्ट के अंदर, उसकी वजह यही होती है कि आप जो है वो टॉपिक को थॉरोली पढ़ते नहीं हैं। इफ़ेक्ट्स ऑन वेदर, मौसम पे क्या फ़र्क पड़ा? अगर पानी का जो है वो क्या है, पानी का जो है वो टेम्परेचर अगर स्पेसिफिक हीट जो है वो हाई है तो इससे मौसम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको आप देख लें। H2O एब्जॉर्ब्स हीट इन डे, रिलीज इन नाइट। H2O पानी जो है वो एब्जॉर्ब हीट इन डे एंड रिलीज इन नाइट। पानी जो है वो दिन भर हीट को अपने अंदर शामिल करता रहता है, बोलता है आ जाओ भाई, जितनी हीट है आ जाओ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत गुंजाइश है, मेरी जो है वो
स्पेसिफिक हीट जो है वो बहुत हाई है। कराची के साथ समंदर लगता है, आपको पता है कराची का टेम्परेचर मॉडरेट क्यों होता है, मोतदिल, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है, और ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है। कोस्टल एरियाज़ इसके अलावा जितने भी हैं, कोस्टल एरियाज़ मतलब साहिली इलाके, वो इलाके जिनके साथ समंदर का साहिल लगता है, आप देखें वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दिन भर जितनी गर्मी पड़ती है, समंदर क्योंकि साथ ही होता है, समंदर किससे? पानी से मिलके बना है, तो पानी जो है उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहता है, तो वो हीट बाहर नहीं रुक पाती। उस साहिली इलाकों में वो हीट रुक नहीं पाती, बल्कि वो हीट कहाँ चली जाती है? समंदर उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहता है। क्यों? क्योंकि समंदर पानी से मिलके बना है और पानी की जो है वो स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा हाई है, पानी के अंदर गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो स्लोली ये काम होगा, लेकिन होता रहेगा, सारा दिन में होता रहेगा। हीट भी सारा दिन, आपको पता है सूरज निकलता है तो एकदम तो गर्मी नहीं पड़ती ना, स्लोली जो है वो 10, 11, 12 बजे तक जो है वो तब जाके गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है। तो समंदर सुबह से ही अपना काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। सूरज जैसे ही निकलता है समंदर का पानी उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करता रहता है। अच्छा, सारा दिन समंदर का पानी हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? साहिली इलाकों पे मौसम जो है वो मॉडरेट रहेगा, मोतदिल रहेगा। इसका रिज़ल्ट दूसरा क्या निकलेगा? अब रात में जब सूरज नहीं है, मगरिब के वक्त सूरज गुरूब हो चुका, हीट सप्लाई बंद हो चुकी, तो क्या होगा? इसका नतीजा मैं आपको बताऊं, इसका नतीजा क्या निकलेगा। अगर सूरज ना हो तो इसका रिज़ल्ट है ठंडक, कोल्डनेस, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। आप सुन के हैरान होंगे इस बात को कि बिल्कुल गर्मियों के मौसम के अंदर भी आपकी मगरिब के बाद जो है वो ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। मतलब वैसी ठंड नहीं पड़ेगी जैसी कि सर्दियों में पड़ती है, लेकिन ठीक ठाक ठंड जो है वो होना शुरू हो जाएगी, आपको महसूस होगा बाकायदा, ठीक है। लेकिन आम इलाकों में, लेकिन साहिली इलाकों में ऐसा नहीं होता, कोस्टल एरियाज़ में ऐसा नहीं होता। वहाँ की रातें भी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती गर्मियों के मौसम में, बल्कि मॉडरेट होती हैं। मॉडरेट का मतलब होता है मोतदिल, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडी भी ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके कोस्टल एरियाज़ की रात की जो ठंडक है उसको जो है उसमें उसको सेट कौन कर रहा है? कहीं से तो हीट आ रही है ना। रात में यही समंदर का पानी जो है वो जो दिन भर में अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है, रात में सूरज गुरूब होने के बाद अपने अंदर से हीट को स्लोली निकालता है। देखें वही बात आ गई ना कि तेज़ी के साथ ठंडा होना, तेज़ी के साथ गर्म होना, पानी ये काम नहीं करता। पानी स्लोली गर्म होता है और स्लोली ठंडा होता है। मतलब पानी जो है वो स्लोली हीट को एब्जॉर्ब करता है और पानी स्लोली हीट को रिलीज़ करता है। तो ये स्लो हीट जो कोस्टल एरियाज़ में रिलीज़ हो रही होती है ना, इससे ये होता है कि कोस्टल एरियाज़ की रातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा यख नहीं हो जाती, ठंडी रहती हैं, मोतदिल मॉडरेट रहती हैं। अब कोस्टल एरियाज़ से निकल के आप जो है ना आ जाइए किस जगह पर, ये जो हमारे पास डेज़र्ट एरियाज़ हैं, डेज़र्ट के अंदर सैंड है, रेत है और रॉक है। आपको डेज़र्ट के बारे में इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये बात डेज़र्ट का नाम सुनते ही आपको पता है कि दिन के अंदर आप बोलेंगे शदीद गर्मी पड़ रही है, शदीद गर्मी पड़ रही है। वजह क्या है डेज़र्ट के अंदर इतनी ज़्यादा? ये साइंटिफिक रीजंस में क्वेश्चन आते हैं। वजह क्या है कि डेज़र्ट के अंदर दिन में इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है? उसकी वजह यह है कि डेज़र्ट के अंदर क्या मौजूद है? डेज़र्ट के अंदर सैंड, रॉक, रेत मौजूद है और चट्टाने, पत्थर मौजूद हैं डेज़र्ट के अंदर, सहरा के अंदर, रेगिस्तान के अंदर। और इनका सैंड और रॉक जो है इनका स्पेसिफिक हीट हाई नहीं है। सैंड और रॉक का स्पेसिफिक हीट जो है वो हाई नहीं है। सैंड और रॉक अपने अंदर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करने की, हीट को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को अपने अंदर रोक के रखने की इनके पास ये सलाहियत नहीं है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? वो हीट जो सूरज से आ रही है उस इलाके में तो वो हीट बाहर ही रहेगी भाई, और उसका असर किस पे पड़ेगा? हम पे पड़ेगा। और हम बोलेंगे यार बड़ी गर्मी है, डेज़र्ट में तो बड़ी गर्मी है, जल गए हैं बिल्कुल।
क्यों? क्योंकि डेजर्ट के अंदर जो रेत है, जो पत्थर हैं, उनकी स्पेसिफिक हीट जो है वो हाई नहीं है, लो है। वो एक हद तक ही अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बाकी हीट बाहर ही रहेगी डेजर्ट के अंदर ही, जो जिसको हम महसूस करेंगे, हम कहेंगे भाई बड़ी गर्मी है। ठीक है भाई। अब इसका रिवर्स क्या निकलेगा? आपको डेजर्ट के बारे में दूसरी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, रातें शदीद ठंडी होती हैं डेजर्ट में। आप रुक नहीं सकते वहाँ पर। गर्मियों के दिनों की बात बता रहा हूँ आपको, सर्दियों की बात नहीं कर रहा मैं समर सीज़न की बात कर रहा हूँ। रात बहुत ज़्यादा शदीद ठंड होती है, आप कोई कंबल लिए बगैर, कोई चादर लिए बगैर डेजर्ट में जो है वो आप गुजारा नहीं कर सकते, बहुत शदीद ठंड हो जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वही ये समझ जाइए कि दिन भर में जो हीट आई थी वो सैंड और रॉक ने उसको एब्जॉर्ब किया ही नहीं। तो रात में जब उसने दिन भर में सैंड और रॉक ने हीट को एब्जॉर्ब किया ही नहीं, तो रात में वो रिलीज़ भी नहीं करेंगे। एब्जॉर्ब करते तो हैं, हर चीज़ का स्पेसिफिक हीट होता है, सैंड और रॉक का भी है, लेकिन इतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू वाटर। समझ आ रही है बात? तो ये क्योंकि दिन भर में सैंड और रॉक्स ने इतनी हीट को एब्जॉर्ब किया ही नहीं, इसीलिए रात में यही सैंड और रॉक्स जो है इतनी हीट रिलीज़ भी नहीं करेंगे। उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि डेजर्ट की नाइट्स जो हैं बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी। ठीक है। और दूसरा रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि दिन जो है डेजर्ट्स का बहुत ज़्यादा गर्म होगा। कोस्टल एरियाज़ को कंपेयर करें तो उनका दिन भी जो है वो मॉडरेट होता है और रात भी जो है वो मॉडरेट होती है। दिन में इतनी गर्मी नहीं पड़ती और रात में इतनी सर्दी नहीं पड़ती। ठीक है भाई। अब ये पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट भी बता रहा हूँ। H2O एब्जॉर्ब हीट इन डे एंड रिलीज इन नाइट। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट निकलेगा डे मॉडरेट होंगे, दिन जो है वो मॉडरेट होंगे कोस्टल एरियाज़ के, नाइट जो हैं वो भी मॉडरेट होंगी। मॉडरेट का मतलब यहाँ पर मेरा है कूल, यहाँ पर हॉट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि दिन में जो है वो टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, मतलब ठंडा रहेगा गर्मियों में, और रात में जो है वो टेम्परेचर जो है वो गर्म रहेगा हल्का सा। ठीक है भाई, ये हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट इसी का लिखूं, डेजर्ट की बात करें, वेरी हॉट इन डे, वेरी हॉट इन डे, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म, वेरी कोल्ड इन नाइट, वेरी कोल्ड इन नाइट। ठीक है भाई। रीज़न क्या है इसका, क्यों डेजर्ट में ऐसा हो रहा है? लिख लीजिए, रॉक्स सैंड, जो रॉक्स हैं वहाँ पर या जो रेत है वहाँ पर, उसका क्या है? लो स्पेसिफिक हीट, लो स्पेसिफिक हीट। ये मैंने बुलेट्स में भी आपको बता दिया है। इसका लो स्पेसिफिक हीट जो है वो होती है। ये पहली प्रॉपर्टी स्पेसिफिक हीट हमने वाटर की डिस्कस कर ली। इसके पीछे वजह क्या है? अब हमारा टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसके पीछे वजह है हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 7 हो चुका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पार्ट 3 हो गया, वंडर वॉल फोर्सेस का पार्ट 5 हो गया। अगले पार्ट के अंदर हम बाकी प्रॉपर्टीज़, बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, इनको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।